21239 LSC सेंटर की तरफ से, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी पूरी केंद्र की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। आगे की हम पढ़ाई अभी से शुरू करेंगे। तो ठीक है, पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसके बाद हम आज नायक के भेद के विषय में आज पढ़ेंगे। कितने नायक होते हैं इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नायक के स्वरूप और गुण के अध्ययन के पश्चात हम नायक के भेदों के विषय में देखते हैं। नायक के 4 भेद होते हैं। जो नाटक में रूपक में नायक जो हीरो रहता है वो 4 प्रकार के होते हैं। धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त और धीरोद्धत, ये 4 प्रकार के नायक होते हैं। किंतु पृथक पृथक वर्णन के स्थल में जो जहां पर पहले 4 नाम बोला गया है वहां पर धीर शब्द लगा नहीं हुआ है। क्या है 10 रूपक ग्रंथ में जहां पर धनंजय जी ने लिख रहे हैं भेदेश चतुर्धा ललिता शांतोदात्तोद्धतिरयम्, इतना ही लिखते हैं। कहीं पर धीर ललित, धीर शांत, धीरोदात्तो, धीरोद्धत ऐसा नहीं लिख रहे हैं। तो वहां पर स्पष्ट किया जा रहा है कि यहाँ धीर शब्द यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन जब पृथक पृथक करके उसका आलोचना कर रहे हैं लेखक, वहां पर वो धीर शब्द लगाकर करते हैं। जैसे कि धीर ललित नायक का ये लक्षण करवा रहे हैं। क्या है, जो निश्चिंतो धीर ललित कलासक्त सुखी मृदु, इसमें क्या है, जो नायक निश्चिंत, कोमल स्वभाव वाला, सुखी तथा कलाओं में आसक्त रहता है उसे धीर ललित कहते हैं। ये तो ही ऐसे नायक में योगक्षेम की चिंता उसके मंत्री आदि करते हैं, जिस कारण वह स्वयं निश्चित रहता है और निश्चित रहने के कारण कलाओं में आसक्त रहता है। नृत्य गीतादि कलाओं में व्यापृत रहने के कारण वह सुखी और कोमल स्वभाव का होता है। रत्नावली नाटिका में नायक उदयन को धीर ललित कोटि में परिगणित किया जाता है। ये तो ही उदयन अपनी समस्त चिंताओं का भार मंत्री युगंधरायण पर छोड़कर स्वयं निश्चिंत है। चित्र निर्माण व संगीत आदि कलाओं में उसकी आसक्ति नाटिका में स्पष्टतया परिलक्षित होती है। वह सुखी और मृदु भी है। इस प्रकार रत्नावली नाटिका के नायक उदयन में धीर ललित नायक का समस्त लक्षण घटित। ठीक है, इस प्रकार का है। फिर आता है धीर शांत। सामान्य गुणयुक्तस्तु धीर शांतो द्विजातिकः, अर्थात विनीत, मधुर, त्यागी आदि नायक के सामान्य गुण से युक्त ब्राह्मण, वैश्य, मंत्री पुत्र आदि धीर शांत नायक होता है। धीर शांत नायक प्रकरण नामक रूपक में होता है। तो 10 रूपक बताया गया है, रूपक, प्रकरण, भाण, यहाँ मृग वगैरह, ये सब में एक एक कहाँ में किस तरह का नायक रहता है। तो धीर शांत जो है प्रकरण में रहता है। यद्यपि प्रकरण रूपक के नायक में निश्चिंतता, मृदुता, कलाप्रियता आदि धीर ललित नायक के तत्व भी दृष्टिगत होते हैं, किंतु पुनरपि ब्राह्मण आदि की प्रकृति शांत होने के कारण उसे धीर शांत नायक में भी परिगणित किया जाएगा। मालती माधव का नायक माधव अथवा मृच्छकटिक का जो नायक चारुदत्त है वो
धीर शांत प्रकृति के उदाहरण है। जैसे माधव के धीर शांत गुणों को प्रदर्शित करता मालती माधव का यह एक श्लोक यहाँ पर दिया गया है। ततः उदयगिरेरिवैक एवं स्फुरित गुण द्युति सुंदर कलावान यह जगति महोत्सवस्य हेतुर नयन गताम उदयाय बालचंद्र बोला गया, उदाहरण उसका संबंध दिया जा रहा है। फिर धीरोदात्त नायक का है तृतीय भेद जो है नायक के, उसमें धीरोदात्त का उल्लेख है। उसमें कहा जो महासत्व हो, अत्यंत गंभीर हो, क्षमावान, अविकथन हो, स्थिर हो, निगूढ़ हो, अहंकार वाला तथा दृढ़ व्रती नायक धीरोदात्त कोटि का होता है। यहाँ महासत्व का अर्थ है कि जिसका अंतःकरण क्रोध, शोक आदि विकारों से अभिभूत ना हो। अविकथन का तात्पर्य है कि जो आत्मश्लाघा अर्थात खुद की जो प्रशंसा है, श्लाघा शब्द का अर्थ है प्रशंसा, प्रशंसा स्वयं करने वाला ना हो। निगूढ़ाहंकार का अर्थ है जो स्वाभिमानी तो हो किंतु जिसका अहंकार विनम्रता से अभिभूत हो। दृढ़व्रत का अर्थ है कि जो अपने द्वारा ग्रहण की गई प्रतिज्ञा का पालन करे। इन गुणों से युक्त नायक धीरोदात्त कोटि का माना गया है। जैसे रामचंद्र, युधिष्ठिर, जिमुतवाहन इत्यादि गुणों से समन्वित होने के कारण धीरोदात्त नायक हैं। ठीक है। फिर धीरोद्धत, ये जो अंतिम चतुर्थ वाला जो नायक का प्रकार भेद में आता है, उसमें धीरोद्धत नायक दर्प, मात्सर्य, माया तथा छद्म से युक्त अहंकारी, चंचल, चंड और विकथन होता है। यहाँ पर दर्प अर्थ शौर्य आदि घमंड के अर्थ में है। दूसरों की उन्नति को सहन न करने वाला मात्सर्य है। तंत्र मंत्र आदि द्वारा अविद्यमान वस्तु को प्रकट करना माया है। लोगों को ठगना छल है। और चंड का अर्थ क्रोधी तथा विकथन का अर्थ है प्रशंसा स्वयं करने वाला हो। जैसे महावीर चरित्र में कैलाश पर्वत को उठाने तथा तीनों लोग जीतने में स्वयं का समर्थ बताने वाले परशुराम धीरोद्धत कहे जाते हैं। महावीर चरित्रम जो है उसमें परशुराम नायक है, वहां पे धीरोद्धत के नायक है। इस प्रकार रावण, मेघनाद, भीम आदि भी इसके उदाहरण है। दश रूपक में उपरयुक्त धीर ललित, धीर शांत, धीरोदात्त और धीरोद्धत नामक चतुर्विध नायक के अन्य भी भेद किए हैं। श्रृंगार रस प्रधान में उपरयुक्त 4 प्रकार के नायक को भी पुनः दक्षिण, सठ, धृष्ट तथा अनुकूल नामक पुनः 4 भेद होते हैं। इस प्रकार नायक के 16 भेद हो जाते हैं। जब हम श्रृंगार रस के आधार पर उनकी फिर भागों में बांटा जाता है, तो धीर ललित जो नायक है उसका फिर 4 भाग हो जाता है। क्या क्या? दक्षिण, सठ, धृष्ट और अनुकूल। फिर धीर शांत वाला का भी 4 भाग होता है, तो दक्षिण, सठ, धृष्ट, अनुकूल। धीरोदात्त का भाग फिर 4 भाग हो जाता है, दक्षिण, सठ, धृष्ट, अनुकूल। और धीरोदात्त का भी 4 भागों में बांटा गया है, कोई दक्षिण, सठ, धृष्ट, अनुकूल। तो कुल मिलाकर 16 हो गए। जब नायक का हृदय कोई अन्य नायिका हर लेती है, तब वह नायक पूर्व की नायिका के प्रति दक्षिण, सठ या धृष्ट होता है। इनके अतिरिक्त कुछ नायक ऐसे भी होते हैं जो एक ही नायिका के प्रति आसक्त होते हैं। ऐसे नायक को अनुकूल कहा जाता है। जैसे उत्तर रामचरित के नायक रामचंद्र केवल अपनी पत्नी सीता के प्रति ही आसक्त थे। इसी प्रकार नायिका के प्रति व्यवहार के कारण श्रृंगार प्रबंध की दृष्टि से नायक पुनः 4 प्रकार का होता है, जिनका क्रमशः निम्नमत ये हमारा दिया गया है, उसमें व्याख्या किया गया है। दक्षिण नायक वह होता है जो प्रधान नायिका के प्रति सहृदय रहता है। दक्षिणो अस्याम सहृदयः, अर्थात दक्षिण नायक वह होता है जो नई नायिका से प्रेम हो जाने के उपरांत
भी अपनी पुरानी नायिका के प्रति सहृदय रहता है तथा उसके प्रति अपने व्यवहार में कोई कभी नहीं आने देता। जैसे रत्नावली नाटिका का नायक वत्सराज उदयन सागरिका रूपी नई प्रेमिका से प्रेम हो जाने पर भी अपनी पत्नी वासवदत्ता के प्रति प्रेम में कोई कभी कमी नहीं आने देता है, जैसा जिस कारण हम उसे दक्षिण नायक कह सकते हैं। सर नायक का चारुदत्त को भी दक्षिण नायक कह सकते हैं क्या? चारुदत्त को दक्षिण नायक हाँ कह सकते हैं। वो अपनी एक पहली प्रेमिका को छोड़कर दूसरी उसकी पहली नायिका जो है उसके बाद दूसरी नायिका से प्रेम करने के बाद भी पहली नायिका के प्रति अनुरक्त है, तो उसको हम दक्षिण बोल सकते हैं। ये चिंतन का विषय है। हम पूरे कथा को पढ़ना है, कथा के अनुकूल यहाँ लक्षण जो दिया गया है उस लक्षण में वो बैठ रहा है कि नहीं, समन्वय हो रहा है कि नहीं, तब जाकर निर्णय करेंगे कि वो दक्षिण नायिका में नायक में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है जी सर। नायक का जो द्वितीय भेद सठ है उसका है गूढ़ विप्रिय कृत सठ, अर्थात जो वस्तुतः किसी अन्य नायिका से प्रेम करता है किंतु अपनी पहली प्रेमिका से झूठ प्रेम प्रदर्शित करते हुए छिप छिप कर उसका अनिष्ट करता है। सरल रूप से कहा जाए तो सठ नायक में दक्षिण नायक से केवल इतना अंतर है कि दक्षिण नायक दूसरी नायिका से प्रेम करके भी अपनी पुरानी प्रेमिका के प्रति सहृदय रहता है, किंतु इसके विपरीत सठ नायक पुरानी प्रेमिका के प्रति सहृदय नहीं रहता। तो पहले में दक्षिण में क्या है, वो भी दोनों को प्रेम करता है लेकिन पहले वाली को के प्रति अनुरक्त रहता है, और सठ नायक जो है वो पहले को एक प्रेम में रहता है, दूसरे के भी संबंध में रहता है, लेकिन पहली जो उसकी नायिका है प्रथम नायिका उसके साथ उसका जो ईमानदारी रहनी चाहिए वो नहीं रहती। ये पार्थक्य है। तो दक्षिण और सठ यहाँ पुरानी प्रेमिका का आलिंगन करते समय नई प्रेमिका के आगमन के संकेत जानकर यहाँ एक श्लोक दिया गया है। सठा अन्यस्या कांचीमणि रणितमाकर्ण्य सहसा यदा श्लिष्यन्नेव प्रसिति लघु जग्रस्तिरभव तद एतत् क्वाचक्षे घृतमधु मयत्व बहुवचो विषेणाघूर्णन्ति किमपि न सखी में गणयति। पुरानी प्रेमिका का आलिंगन करते समय नई प्रेमिका के आगमन का संकेत जानकर नायक अपने आलिंगन को शिथिल कर देता है। पुरानी नायिका इसे समझ न जाए इसलिए वो उसे अपनी झूठी बातों में उलझा देता है। प्रथम नायिका के सखी नायक की इस सठता को समझ जाती है और उक्त पद्य से उसे चेतावनी देती है। यहाँ नायक की चेष्टाओं में सठता की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार का एक विषय का यहाँ उदाहरण दिया गया है। और तृतीय भेद है जो पहले तो है दक्षिण, फिर होता है सठ, फिर आता है धृष्ट। धृष्ट में क्या है, व्यक्ता व्यंग वैकृतो धृष्ट, अर्थात जब नई नायिका के साथ श्रृंगार चेष्टाओं से हुए अंग विकारों अथवा निशानों को नायक के शरीर पर देखकर पुरानी नायिका को नायक की छिपकर की गई चेष्टाओं का भान हो जाता है, तो वह नायक सठ नायक कहा जाता है। व्यक्ता व्यंग वैकृतो धृष्ट, तब उसको धृष्ट नायक कहा जाता है। भाव यह है कि यह नायक प्रेम में अपराधी सिद्ध हो जाने के पश्चात भी लज्जित नहीं होता है। तो पहले में क्या होता है, दक्षिण में दक्षिण नायक जो होता है वो
हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर। ठीक। तो पहले में क्या हुआ है, दक्षिण जो नायक रहता है वो नायक की पहली जो प्रेमिका है वो उसके प्रति भी अनुरक्त है, दूसरी होने के बावजूद। और सठ में क्या होता है, उसकी दूसरी नायिका मिल जाने के बाद प्रथम नायिका के प्रति वो अनुरक्त नहीं है। तीसरी में क्या हो रहा है, दूसरे के साथ किसी प्रकार का संबंध बनने पर श्रृंगार के जितने सारे संबंध है वो सारे संबंध बनाने के बाद पहली नायिका की हाथों में नजर में पड़ जाना या तो पकड़ में आ जाना, पता चल जाना पहली नायिका को, तो तब उसको धृष्ट बोला जाए, पकड़ा गया। धृष्ट, धृष्ट शब्द का अर्थ भी शब्द से भी पता चल रहा है, दक्षिण दाक्षिण्य भाव को दिखा रहा है। सठ मतलब जो ठगता है। फिर आता है धृष्ट, जो पकड़ा गया है, रंगे हाथों पकड़ लेना। तो रंगे हाथों जो पकड़ा गया है वो धृष्ट है। और वो रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद भी उसको, उसके मन में, उसके आंख में कोई लज्जा भाव नहीं होता है, निर्लज्ज रहता है। तो यही है धृष्ट का नायक का जो लक्षण है। उसके बाद आता है अनुकूल नायक। अनुकूल क्या है, अनुकूलस्तु एक नायिकः, एक नायिकः, जिसका एक ही नायिका रहता है, प्रेमिका होती है, अर्थात जिसकी एक ही नायिका अथवा प्रेमिका होती है, वह अनुकूल नायक कहा गया है। इस कोटि का नायक एक ही नायिका में आसक्ति रखता है, जैसे उत्तर रामचरित में नायक रामचंद्र की एक ही नायिका सीता है, किसी अन्य स्त्री में उनकी आसक्ति नहीं है। इस कारण उन्हें अनुकूल नायक की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, यह है नायक के चार भेद। तो उसी क्रम से धीरोदात्त धीर, इनके सबका ये चार चार का भाग होगा। ठीक है, फिर आता है नायिका का जो विशेष। नाटकादि रूपकों की प्रमुख स्त्री पात्र को नायिका कहते हैं। सामान्य अर्थ में यह नायक की पत्नी अथवा प्रेयसी होती है। नाट्य शास्त्रीय आचार्यों ने इसे सुख का मूल, श्रृंगार का आलंबन, रस का आधार आदि मानकर इसका विस्तार से वर्णन किया है। रूपकों का प्राय श्रृंगार प्रधान होने से नायिकाओं की अवस्था, स्वभाव, आकृति, प्रकृति तथा अलंकार आदि के विश्लेषण में आचार्यों ने विशेष श्रम किया है। नाट्य के संविधान में नायिका के विशेष भूमिका होती है। यही कारण है कि दश रूपक में नायिका के वर्णन प्रसंग में उसे नायक के गुण से युक्त बताया गया है। स्वान्या साधारण स्त्रीति तद्गुणा नायिका त्रिधा। नायिका का स्वरूप निर्धारण करने समय तद्गुणा पद का प्रयोग किया गया। आचार्य धनिक वृत्ति भाग में इसको स्पष्ट करते हैं। तद्गुणा, तत् शब्द पूर्वम परामृश्यते, जहां पर भी किसी प्रकार का सर्वनाम रहता है, मान लीजिए राम गांव जा रहा है, रामः ग्रामं गच्छति, सः तत्र गत्वा मात्रा सह नीलति। राम गांव जा रहा है, वहां जाकर अपनी माता से मिल रहा है, मिलती। तो वहां पर रामः ग्रामं गच्छति और बाद में आया सह, सह तत्र गत्वा। तो यहाँ पर जो सह है, सह का मूल रूप शब्द क्या है, प्रातिपदिक तत् शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में सह, सतो ते तम तो तान ऐसा होगा। तो तत् शब्द जो है वो पूर्व परामर्शित, पूर्व परामर्शित का शब्द का क्या अर्थ है वाक्य का, सह शब्द से सर्वनाम पद में जो है, तत्शब्द तो सर्वनाम पद है, सर्वनाम से क्या समझ में आएगा, उससे पूर्व जो विषय चल रहा है जो है उसको वहां अन्वय करना है। तो राम पहले था, रामः ग्रामं गच्छति था, तो राम के जगह यहाँ राम ना कहकर सह बोला गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर स्व अन्या साधारण स्त्री तद्गुणा नायिका त्रिधा। तो तद्गुणा का अर्थ क्या है, तत्पद से किसका ग्रहण किया जाएगा,
तो इसके पहले नायक का वर्णन किया गया है, तो वहां पर तत्शब्द से पीछे जो नायक के गुणों का वर्णन किया गया है, उस नायक का ग्रहण इधर का किया जाएगा। इसीलिए वो बोल रहे हैं तद्गुणे इति यथोक्त संभवे नायक सामान्य गुण योगिनी नायिका इति, अर्थात नायक के जो गुण कहे गए हैं उसमें से तथा यथासंभव गुणों से युक्त नायिका होती है। इस प्रकार दस रूपों में नायिका को नायक के समकक्ष माना गया है। नायक के जिन गुणों का अध्ययन अपने पूर्व में किया है उन्हीं गुणों के युक्त स्त्री पात्र नायिका है। फिर नायिका के भेद वर्णन किया गया है। स्वान्या साधारण स्त्री इति तद्गुणा नायिका त्रिधा। वो जो नायिका है वो स्वकीया, अन्या तथा साधारण स्त्री नामक तीन भेद है। स्वकीया नायिका, अन्या नायिका, साधारण स्त्री नायिका, इन तीन भागों में नायिका को विभक्त किया गया है, बांटा गया है। स्वकीया नायिका जो है का विधान प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था की मर्यादा के अनुसार किया गया है। इनका वर्णन नायिका की आदर्शवादिता को प्रकट करता है। मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा इति सुय्या शिलार्जवादी युग, अर्थात स्वकीय नायिका शील तथा लज्जा से युक्त होती है। वह सदाचारिणी, पतिव्रता, सरल, पति के अनुकूल व्यवहार करने वाली और लज्जा युक्त होती है। इनके पुनः तीन भाग किया गया है। जो स्वकीय नायिका है वो तीनों भागों में बांटा गया है, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। मुग्धा स्वकीय नायिका, मध्या स्वकीय नायिका और प्रगल्भा स्वकीय नायिका। इनमें जो प्रथम मुग्धा जो है, मुग्धा नववयः कामा रतो वामा मृदु क्रुधि, अर्थात जिसमें यौवन यथा काम की नवीनता होती है, जो रति से कतराती है और क्रोध में भी कोमल रहती है, वह मुग्धा नायिका कही गई है। जैसे कुमार संभव में अष्टम सर्ग का जो श्लोक है, व्याहृता प्रतिवचो न संधते गंतुम ऐच्छद बलम वितांक सुका सेवते स्म शयनम परामुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः। पार्वती के संभव के वर्णन में पार्वती की वाम वृत्ति का वर्णन होने से मुग्धा नायिका के लक्षण घटित होते हैं। इसी प्रकार रत्नावली, मालविका, प्रियदर्शिका आदि भी मुग्धा नायिका के उदाहरण हैं। फिर आता है दूसरा भेद मध्या नायिका। उसमें क्या है, मध्या नायिका यौवन तथा काम का विकास हो चुका होता है। वह रति क्रीड़ा को मोह के अंत तक सहन कर सकती है। रति के समय महिलाओं की श्रृंगार चेष्टाओं तब तक सुशोभित होती है जब तक कमलों के जैसे स्वच्छ दिखते वाले उनके नेत्र मुकुलित नहीं होते। यह मोहांत सूरत क्षमा मध्या नायिका के उदाहरण है। फिर आता है प्रगल्भा नायिका। प्रगल्भा नायिका क्या है? प्रगल्भा नायिका यौवनांधा, काम भावना से उन्मत्त सी एवं लज्जा रहित होती है। यह रति के समय प्रियतम से ऐसे चिपकती है जैसे उसमें विलीन हो जाएगी, तथा यह नायिका रति क्रीड़ा के आरंभ में ही आनंद के कारण अचेतन सी हो जाती है। धारिणी तथा वासवदत्ता आदि इसी कोटि के नायिका हैं। यहाँ अन्या नायिका जो है, अन्या नायिका सुया नायिका के पश्चात द्वितीय भेद अन्या नायिका परज्ञा नायिका होती है। अन्या नायिका का अर्थ है परज्ञा नायिका। अन्या नायिका रूपकों के नायक की अपनी परिणीता पत्नी नहीं होती, इसलिए इसे अन्य स्त्री कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, अविवाहिता पुत्री कन्या और जिस अन्य की परिणीता स्त्री अन्योढ़ा। अविवाहिता पुत्री या कन्या होगी अथवा परिणीता स्त्री अन्योढ़ा किसी दूसरे की पत्नी हो सकती है, अन्या नायिका जो रहेगी। तो दस रूपक के अनुसार रूपकों में मुख्य रस के आलंबन के रूप में अन्योढ़ा नायिका का वर्णन नहीं करना चाहिए। यद्यपि अपरिणीता कन्या के प्रति अनुराग अंगिरस का अंग हो सकता है,
और अंगरस का भी हो सकता है। कवि इस प्रकार के प्रेम को प्रधान अथवा अप्रधान दोनों प्रकार के रसों से निबद्ध कर सकता है। जैसे रत्नावली नाटिका में उदयन और सागरिका के प्रेम में सागरिका परकिया कन्या नायिका है। फिर आता है साधारण स्त्री। नायिका का तृतीय भेद है साधारण स्त्री। उसमें क्या है, साधारण स्त्री नायिका गणिका होती है। गणिका मतलब जो देह का व्यवसाय करे, ऐसा अर्थ गणिका। यह कला कुशल प्रगल्भ तथा धूर्त होती है। कई रूपकों में विशेष रूप से प्रकरण तथा भाण में गणिका को नायिका के रूप में चित्रित किया जाता है। जैसे मृच्छकटिकक की नायिका वसंत सेना इस कोटि की नायिका है। सामान्य रूप से नायिका के उक्त विभाजन के पश्चात अवस्था के भेद से नायिका पुनः 8 प्रकार के होते हैं। स्वाधीन पतिका, बासक सज्जा, विरहोत्कंठिता, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, प्रोषिता, प्रोषिता प्रिया तथा अभिसारिका। इनमें से प्रथम स्वाधीन पतिका नायिका का पति उसके पास रहता है तथा नायिका का के अधीन होता है। इस कारण उसके नायिका प्रसन्न रहती है। स्वाधीन भर्तृका इसका पर्यायवाची है नायिका का। इसमें बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसको आप लोग खुद पढ़कर भी समझ सकते हैं। इसमें विशेष कुछ है नहीं। ऐसी नायिका है, नायिका की यह लक्षण है, बस उतना ही है। और कहाँ पर इसका व्यवहार किया गया है उदाहरण के तौर पर दिया गया है। तो इसको हम ज्यादा आलोचना नहीं करना चाहते हैं। इसमें आप लोग भी खुद पढ़ के समझ सकते हैं। विशेष कुछ समझने की चीज नहीं है। एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ लें तो भी आप लोगों का अवगमन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो हम इसको आगे जाते हैं। नायक के सहायक और नायिका की सहायिका जो नाट्य वृत्तियां हैं उसको हम देखेंगे।
हाँ, माफ कीजिएगा, कुछ अर्जेंट कॉल था इसीलिए मुझे बीच में रुकना पड़ा। कुछ विश्वविद्यालय का ही कुछ काम है, इसके लिए एग्जाम का समय है, इसीलिए थोड़ा व्यस्तता रहती है। क्षमा चाहूंगा इसके लिए, आप लोगों का कीमती समय को मैं थोड़ा नष्ट कर दिया। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? चलो, जी सर। जी जी। ठीक ठीक ठीक। तो हम अभी नायक के जो सहायक और नायिका की जो सहायिका सखी वगैरह रहते हैं, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। जो विदूषक, सचिव, कुमारा, अमात्य वगैरह सब रहते हैं नाटक में, हम लोग देखें। सेनापति रहेगा, कंचुकी, चेट, इनका क्या लक्षण रहता है, कौन रहता है, या नायिका के साथ जो सखी, दासी वगैरह रहते हैं, उनकी क्या लक्षण है, तो सब हम थोड़ा देख लेंगे। इसमें विशेष कुछ समझने की नहीं है, तो आप लोग भी खुद पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन एक बार सुन लें या देख लें तो थोड़ा सहज हो जाए। काव्य शास्त्र के अनुरूप नायक के नानाविध सहायक होते हैं। इनमें मुख्य रूप से पताका नायक कहलाते हैं। मुख्य नायक राजा को समय समय पर सामंजस्य स्थापित करने के लिए राय देना तथा अपनी बुद्धि चातुर्यता से प्रधान नायक के सबसे प्रिय भक्त के रूप में पताका नायक को जाता है। मुख्य नायक राजा की अपेक्षाकृत पताका नायक गुणों में थोड़ा ही कम होता है, लेकिन यह योग्य होता है। इसी पताका नायक को पीठमर्द भी कहा जाता है। आधिकारिक तथा प्रासंगिक दो वस्तुभेद हैं, जिसमें मुख्य नायक आधिकारिक कहलाता है तथा पताका एवं प्रकरी भेद से प्रासंगिक दो भेद कहे गए। प्रासंगिक कथा वस्तु का पताका नायक ही पीठमर्द कहलाता है, जो मुख्य नायक का सहयोगी होता है। उदाहरण के लिए मालती माधव में माधव का पताका नायक पीठमर्द मकरंद तथा रामायण में राम के पताका नायक पीठमर्द सुग्रीव है। ये पताका नायक का लक्षण है। फिर आता है बीट। नायक के सहायक के बहुत सी श्रेणियां हैं, जिसमें बीट भी कहलाती है, जो किसी भी एक विद्या, गायन या तो नृत्य में पूर्ण पारंगत एवं सिद्धहस्त होते हैं। नायक के अवर सहायकों में बीट महत्वपूर्ण है। वह बहुत ही सुंदर रूप को धारण करने वाला, उच्च और धवलित वस्त्रों से युक्त, कुशाग्र बुद्धि वाला, वेश्याओं की चाटुकारिता में प्रमुख भूमिका निर्वहन करने वाला, लेखन में प्रवीण, कवित्व शक्ति का धारक एवं बुद्धि चातुर्यता से राजा के कार्यों में सहयोगी होता है। संस्कृत भाषा को सुस्पष्ट एवं व्याकरणिक नियमों से बोलने वाला जो बीट है, वो काम उपभोग में हर समय तत्पर रहने वाला, स्वच्छंद मानसिकता का धारक तथा प्रणयादि व्यापार का सूत्रपात कर प्रचारित करने वाला होता है। स्वेच्छाचार को उत्तम तथा वैवाहिक नियमों एवं बंधनों को बीट निंदित मानता है। उसकी मान्यता है कि किसी भी स्त्री पुरुष को, चाहे वह विवाहित हो अथवा न हो, स्वमननानुकूल पुरुष अथवा स्त्री से संभोग करना चाहिए तथा काम संतुष्टि के लिए सामाजिक कठोर नियम नहीं होने चाहिए। काम और विषयों के सुखों को पूर्ण करने के लिए जितना भी धन लगे उसे खर्च किया जाना चाहिए। बीट स्त्री संसर्ग का सदा उत्साही होता है तथा कामापिपासा की पूर्ति अथवा संतुष्टि के मार्ग में आने वाले को द्रोही मानता है तथा इस कार्य को करने के लिए वह धूर्तता करने में भी पीछे नहीं हटता है। किंतु साथ ही बीट राजकार्यों में कलाओं की निपुणता के कारण राजा अथवा नायक का प्रिय होता है। वह राजा के समस्त शासकीय अशासकीय सभाओं गोष्ठियों के अधिकृत होता है।
ऐसे में वो सब जगह पर बैठता है, उसको बीट कहते हैं। इसका कुछ उदाहरण नहीं दिया गया है आपको स्टडी मटेरियल। फिर आता है विदूषक। विदूषक तो हम देखे हैं जो करके हास्य मुख रहता है, हास्य के जो केंद्र रहता है, हंसी मजाक करने वाला जो है। नायक का मुख्य सहायक विदूषक होता है, जिसका अर्थ कार्य नायक को हास्य परिहास करके तनाव मुक्त रखना होता है तथा विदूषक हास्य हेतु मुख्य होता है, इसीलिए उसके वस्त्रों की साजसज्जा तथा वेशभूषा भी परिहासार्थ उत्पन्न करने वाले होते हैं तथा कभी कभार विदूषक हास परिहास करते हुए भी बड़ी महत्वपूर्ण बात की ओर नायक का ध्यान आकृष्ट करता है। जैसे हास्यकृच विदूषक ऐसे दशरूपक में बोला गया। विदूषक नायक का समीपस्थ सहायक होता है। राजा अथवा नायक के प्रेम संबंधी क्रियाकलापों में सहायों की सूची के सबसे बड़ा स्थान विदूषक का होता है। नायक के प्रेम कृत्यों में सहयोग करने वाले समस्त सहायकों को नम्र सहायक कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में लगभग समस्त नाटकों में विदूषक होता ही है। जैसे कि हम देखे हैं अभिज्ञान शाकुंतल में विदूषक इस प्रकार रहता है। फिर आता है अनुनायक। संस्कृत काव्य ग्रंथों में नायक को सहायकों में उपनायक या सहनायक कहा जाता है एवं अनुनायक नामक विभिन्न श्रेणियां वर्णित है। नायक का एक दूसरा स्वरूप और भी है जिसे प्रतिरूप भी कहा जाता है, वह अनुनायक कहलाता है तथा किसी भी नायक अथवा राजा के अपने अभिधेय लक्ष्य की प्राप्ति में उसका सर्वश्रेष्ठ योगदान होता है। नायक के गुणों में जो अनुनायक आंशिक न्यून होता है, यह उपनायक के समान ही आदरणीय एवं लोक के पूज्य होता है और नायक से अल्प गुणहीन ही होता है। जो कथा जो नाटक रहता है उसमें नायक का जैसा ही गुण धर्म वगैरह रहता है, वैसे अनुनायक का भी वही है। तो इसीलिए उसे नायक का सहायक भी कहा जाता है। और नायक समस्त कार्य व्यापार का प्रधान केंद्र होता है। नायक की इच्छा अनुसार जो भी कार्य किए जाते हैं उन सभी के फल प्राप्ति या उद्देश्यों की पूर्ति में जो सहयोगी होते हैं वह नायक के सहायक कहलाते हैं। नायकों के आदेशानुसार वे कार्यों में नायक की सहायता करते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों और आयोजन था पूजन कर्म संबंधी कर्तव्यों में शास्त्रोक्त रीति नीतियों से संपादन करने के लिए नायक के सहयोगी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण, याज्ञिक, वेदों के समस्त ज्ञाता तथा त्रिकाल संध्योपासन करने वाले तपस्वी होते हैं। ये सारे बहुत सारे गुण हैं जो अनुनायक का रहता है, जो नायक के समकक्ष प्राय रहता है, थोड़ा सा ही कम रह रहा है। उसके बाद आता है सचिव। सहायों की कोटि में नायक के सचिव का बड़ा प्रधान है। नायक राजा का सचिव तद्वत सोच रखने वाला, राजनीति, कूटनीति और राजधर्म के पालनार्थ समस्त नीतियों का प्रभावी ज्ञाता, शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ, प्रमाद विहीन, दूसरे के दोषों का दर्शन करने तथा समझने में अपनी बुद्धि का सम्यक प्रयोक्ता, कोष का संरक्षक, आय व्यय का पूर्ण नियंत्रण करता तथा स्थान, समय एवं परिस्थिति जन्य समस्याओं का समापन करने में कुशल होता है। प्राग विभाग। प्राग विभाग जो होता है नायक का एक सहायक होता है। वह वित्त संबंधी समस्त आगणनों का श्रेष्ठ ज्ञाता, सभी के मंतव्यों को गंभीरता पूर्ण सुनने के पश्चात ही निष्कर्षों का निर्धारक, कौन सा कार्य तत्काल किया जाना उचित है और कौन सा कार्य राज्य हित के में जाता है, देश हित में जाएगा, प्रजा हित में जाएगा, प्रजा हित के विपरीत क्या है, उसके निर्धारण नायक के तत्संबंधी प्रकरणों में उचित राय प्रदान करने वाला उपदेष्टा की तौर पर इसको माना भी जाता है। और धैर्यशाली, गंभीर स्थिति में भी वो क्रोध पर नियंत्रण रखता है, संयमी ये रहता है प्राण विभाग जो होता है। और कुमारा अमात्य जो रहता है वो सहायकों के प्रकार में कुमारात्य नायक के सहयोगी होता है।
वह नायक द्वारा निर्देशित प्रकरणों को सहज स्नेह की दृष्टि से विनम्रता पूर्वक करता रहता है। कार्यों की निपुणता के कारण नायक द्वारा इसे तटस्थ रहने के लिए कहा जाता है। समस्त प्रकरणों में तटस्थ रहते हुए वह किंकर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में भी समाधान प्राप्त करता है तथा बुद्धि के प्रयोग में वैमनस्यता पर अंकुश लगाने वाला होता है। फिर आता है राजदूत। जो दूत रहता है, राजदूत शास्त्रों का जानकार, हाव भाव के आधार पर व्यक्ति के मनोभाव भी समझ रखने वाला, आकृति तथा चेष्टाओं से किसी की भाव भंगियाओं से आगे की स्थितियों के परख करने वाला। राजदूत के प्रकरण में दूतों की परीक्षा कैसी होती है? आप लोग अर्थशास्त्र पढ़े होंगे, पढ़े हैं अभी तक अर्थशास्त्र? किसी सिलेबस में था आप लोग का अर्थशास्त्र? जी सर। नहीं सुनाई दे रहा? जी सर पढ़े हैं। हाँ, तो अर्थशास्त्र में दूतों का कैसे परीक्षण होता है, वहां पर है। दूत जो रहेगा तो उनका किस तरह का उनका विवेचन होगा, उनको किसी तरह कैसे कामों में लगाया जाता है, वहां पे विशेष तौर पर वो दिया गया है। तो वहां से पता चल जाता है कि हम लोगों का जो दूत तो रहता है तो वो सामान्य नहीं रहता, बहुत शास्त्रों का पढ़ने वाला, जानने वाला, समझ रखने वाला ही होता है। उसी प्रकार सेनापति, जिस राज्य की दूत उतना बलिष्ठ हो तो राजा को कितना पढ़ना पड़ता होगा, जानना होगा, कितने विषय का जानकार होना होगा। उस समय की जो चिंताधारा, चिंतन है, उसको भी एक सोचने की बात है कि हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर सेनापति जो है नायक के, वह भी सुरक्षा तथा आपात स्थितियों में धैर्यपूर्वक समस्याओं को निराकरण के लिए सेना की आवश्यकता होती है। नायक के प्रमुख सहायकों में सेनापति अत्यंत भी महत्वपूर्ण पद है, जो राज्य का विषम और भीषण स्थितियों में बचाता है। वैसे ही सेनापति यहाँ रहता है। फिर आता है वर्षधर या वर्षवर। वीर्यहीन पुरुष को वर्षवर कहते हैं, जिसे लोकाचार में सामान्यतः नपुंसक भी कहते हैं। यह अंतःपुर में नायक का प्रणय सहयोगी होता है तथा प्रणय संबंधी कृत्यों का और काम घृणा एवं रति संबंधी क्रियाकलापों में नायक का सहयोगी होता है। वह धूर्त न होकर नायक का विश्वस्त सहायक होता है। फिर आता है कंचुक। नायक का एक सहायक कंचुकी होता है। यह वयोवृद्ध तथा ज्ञानवृद्ध दोनों होता है। इसके केस सफेद होते हैं तथा नायक अथवा राजा इसके अनुभव तथा युक्तियों की सदैव अपेक्षा रखता है, ताकि प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा तथा प्रजा में सामाजिक सद्भाव निर्मित हो सके। नायक के लिए कंचुकी की सलाह उपदेश मुख्य होती है। फिर आता है चेटक। चेट, सहायकों की कोटि में चेट भी नायक का सहयोगी रहता है। यह धार्मिक अधार्मिक दोनों ही प्रवृत्तियों के होते हैं। यह अनावश्यक झगड़ालू प्रवृत्ति का, बहुत बोलने वाला, असुंदर विकृत स्वरूप वाला, गंध की समझ रखने वाला, मान्यता अमान्य दोनों प्रकार के चरित्र वाला होता है। फिर आता है सकार। सकार नायक के सहायक और असहायक दोनों ही भूमिका में दृष्टिगत होते हैं। वस्तुतः नायक का साला होता है, जिस कारण वह अत्यंत लालची, धूर्त, असभ्यता से वार्ता करने वाला तथा संतों, ब्राह्मणों, सज्जन, सन्यासियों से का स्वव्यवहार से अपकार और अपमान करने वाला होता है। रानी का भाई होने के कारण राजधन पर सकार अपना ही अधिकार समझता है तथा यह कुलीन स्त्रियों का शोषण करने वाला होता है। इस तरह का सकार का जो भूमिका है, जो लक्षण है, उस तरह रहता है। तो इतने सारे नायक के ये सहयोगी चरित्र रहते हैं। ये सब चरित्रों के नाम और नाम कर्म, ये जो है पारिभाषिक शब्द है,
इस शब्द का अर्थ को कोई जाने बिना किसी नाटक को जब पढ़ता है तो उसे लगता है क्या है, चेटी क्या है, कंचुकी क्या है और सकार क्या है, ये सब जब पढ़ेगा कोई तो समझ में नहीं आता। इसीलिए तो जब भी देखिए आप हम काव्य को कौन आस्वादन कर सकता है, तो उसमें बोला गया सहृदय काव्य शास्त्र मर्मज्ञ। काव्य शास्त्र के जो मर्मज्ञ होता है वही काव्य में जो रस है, ध्वनि है, उस जो प्रतीयमान अर्थ है उसे समझ पाता है। कब समझ में आएगा? जब ये सारे चीज उसको पता होगा। और जब ये पता ही नहीं है तो नाट्य देखने पर मंचस्थ किया जाने वाला जितना अच्छा भी हो वो देखे समझ में नहीं आए। इसीलिए जो हमारी भारतीय कला की जो नाट्य है उसमें यह समझ, और सीधी बात बोलना चाहूँ, जो मेरी अपनी राय है, अपनी ही मेरी खुद की जो चिंतन है, हमारी ज्ञान परंपरा ऐसी रही है भारत की, चोरी भी करे कोई, मतलब मूर्ख भी बने तो मूर्खता में भी विद्वत्ता होनी चाहिए। मूर्ख बनना है तो भी मूर्ख का भी एक गुण है। मूर्ख कोई ऐसे वैसे नहीं बन सकता। मूर्ख होना भी बहुत सारे ये होता है नियम, ठीक है, तो उसमें ऐसी स्थिति रहती है। तो विषय यह है कि हमारी हर किसी भी स्तर पर हम जाए तो हमारी ज्ञान की आवश्यकता तो है। इसीलिए तो भारत को भा बोला जाता है। भा ज्ञान का है, भा रतः, भा ज्ञान का शब्द का अर्थ है, भा शब्द का अर्थ ज्ञान, रत जो यहाँ पर लग्न है, जो हमेशा ज्ञान में ही पीछे पड़ा हुआ है, ज्ञान में ही जो लोग व्यस्त है उसी को भारत कहते हैं। फिर आता है नायिका की जो सहयोगी के विषय में वर्णन किया जाता है। उसमें कौन कौन होते हैं? दूती, दासी, सखी, नीच जाति के स्त्रियां, धाय की बेटी, सन्यासिनी, शिल्पिनी, प्रतिवेशी, नायिका, दूती आदि के वेश में, अनुचरी, नृत्यांगना, ये सब होते हैं। तो उनकी सारी लक्षण है। पहली तो दूती। दूती कौन होगा? यह सामान्य कुलीना होती है तथा नायिका की आज्ञा का शीघ्रता से पालन करने वाली, नायिका के भेदों को जानने वाली, स्नेहशीलता, आलस्य विहीना, सदा नम्र रहने वाली होती है। यह संदेशों का बहुत ही चतुरता से आदान प्रदान करती है। प्राय यह संदेशों को राजा के सहायकों, पीठमर्द, बीट, चेट, विदूषक आदि के माध्यम से ही पहुंचाती है, किंतु नायिका के आदेशानुसार गोपनीय और अनिष्ट की आशंका से संदेशों के वह स्वयं नायक तक पहुंचाती है। फिर आती है दासी। नायिका की गोपनीय भेदों की ज्ञाता दासी कहते होती है। नायिका प्रेम संबंधी कृत्यों या रत्यादि क्रियाकलापों की संबंध में दूती तक संदेशों का प्रेषण दासी के माध्यम से कराती है। फिर सखी। सखी क्या है? नायिका के अति गोपनीय रहस्यों तथा प्रेम व्यापार की पूर्णता के लिए नानाविध सहायता प्रेषित करने का कार्य सखी का होता है। नायिका के प्रेमालाप की सिद्धि में उसकी सखियों का सर्वाधिक महत्व है। मैं अभिज्ञान शाकुंतल में देखे हैं कि शकुंतला की जो सखी, तो सखी रही है प्रेमवदा और अनुसुईया, वो दोनों की, शकुंतला की प्रेम व्यापार में प्रेमवदा और अनुसुईया को हम हटा दें तो शकुंतला की जो प्रेम व्यापार है वो सफल नहीं हो पाएगा। तो विशेष तौर पर सखियों की वहां पर बहुत ही योगदान रहता है। फिल्मों में भी हमने देखे हैं उसी तरह का ही चित्रण किया जाता है।
संस्कृत नाटकों की दृष्टि से प्रेम और संसर्ग प्राप्ति में नायिका की सहायिका के रूप में सखी की सन्निधता सर्वत्र है। मुख्य रूप में श्रृंगार नाटकों में नायक नायिकाओं के मिलन में सखियां सहायक सिद्ध होती। नायक को आकृष्ट करने की दिशा में नायिका की सखी नाना प्रकार से अपने ही हाव भाव तथा कटाक्षों का प्रयोग करती तथा नायक के उसकी समीप आने पर वह अपनी सखी की प्रशंसा करती एवं नायक को अपनी सखी की ओर मोहित करके नायिका और नायक के एक दूसरे से प्रेम और संसर्ग की बात को आकर्षण उत्पन्न करती है। इसमें ज्यादा और कुछ नहीं, जो नाटक देखने पर अभिज्ञान शाकुंतल को जो भी पढ़ा है जाना है, उसमें सखी का क्या भूमिका रहती है वो उसे पता है। मालती माधव का यहाँ उदाहरण दिया गया है, यहाँ अभिज्ञान शाकुंतल का भी हुआ उदाहरण दिया जा सकता है। फिर अन्य स्त्रियां जो रहती हैं वो स्त्रियां बहुत ही चालाक धूर्त धन प्राप्ति के लिए किसी भी निकृष्ट सीमा तक जा सकती हैं। यदि इन्हें नायिका का भय न हो तो ये नायिका को भी धोखा दे सकती है। ऐसी चरित्र भी आती है। नायिका के प्रकार में हमने देखा कि नायिकाओं के कई प्रकार के होते हैं तथा कुछ स्वतंत्र स्वेच्छाचारिणी कामोन्मुक्ता होती हैं तो कुछ स्त्रियां सहायता प्राप्त करके ये न के न प्रकार रत्यादि सुखभोग की प्राप्ति करती है। ये सब है। फिर धाय की बेटी। संस्कृत नाट्य जगत में धाय का स्थान उपमातृवत होता है। उपमातृवत माता की समीप जो रहती है, मौसी जिसे बोला है, उसी तरह है तथा उसकी पुत्री भी नायिका की भगिनी की समतुल्य होती है, क्योंकि यह अधिक काल तक नायिका के साथ ही पली बड़ी होती है, अतः दोनों में अटूट प्रेम का होना स्वाभाविक है। यह नायिका की बहन तथा सखीवत उसकी कार्यों के सहायक होती है। नायिका की समस्त गतिविधियों का उसे ज्ञान होता है तथा किसी भी समय आवश्यकता होने पर धाय पुत्री उसके प्रेम को गति देने के सहयोग करती रहती है। छिप छिप कर नायिका के प्रेम व्यापार में नायक नायिका का मिलन करा के बाहर द्वारपाल की भूमिका में नायिका का सहयोग करती है तथा किसी भी आगमन से पूर्व सचेत करती है। फिर भिक्षुकी अथवा सन्यासिनी भी रहते हैं। वो नायिका द्वारा समय समय पर अथवा आयोजन त्योहारों पर भिक्षा करने के लिए आती है। फिर शिल्पिनी, यह भी एक दासी की तरह सहायिका होती है। इसका कार्य नायिका के ऊपर नायक के नियंत्रण होने पर चित्रकारिता के माध्यम से गुप्त बातों को बतलाना होता है। यह किसी भी प्रकरण को चित्र के माध्यम से अवगत कराने की सिद्ध हो। फिर होती है प्रतिवेशी। प्रतिवेशी में क्या होता है, नायिकाओं के प्रतिवेशी की सहायता भी प्राप्त की जाती है। इसमें नायक का मिलन आदि भी संभव न हो तो ऐसी अवस्था में प्रतिवेशी के निवास को मिलन स्थल के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रतिवेशी का शब्द का अर्थ है पड़ोसी। नायिका दूती के बेस में भी कभी कभी रहती है तो उसको भी चित्रित किया जाता है, वो भी। फिर अनुचरी भी रहती है जो सेविका के तौर पर। और नाट्य वृत्ति क्या क्या रहती है, कौशिकी वृत्ति। कौशिकी वृत्ति क्या है, नाटकीय कथा वस्तु के इसको समझने वाला। अभी तक तो जितने बोला गया है उसको आप नाम, लक्षण और उदाहरण के हिसाब से याद रखना है। अभी जो है वो समझना वृत्ति। नाटकीय कथा वस्तु के समस्त पात्रों द्वारा मनोरम वेशभूषा से सुसज्जित होना इस वृत्ति की मुख्यता होती है, क्योंकि वेशभूषा से सुंदर दिखने वाले पात्रों के द्वारा ही सम्यक रूप से नृत्य गायन संभव है तथा स्पष्ट ही है। कौशिकी वृत्ति में समस्त श्रृंगारिक गतिविधियां की सशक्तता के लिए रूप, सौंदर्य, वस्त्र आभूषण प्रमुख है। समस्त श्रृंगारिक क्रियाकलाप का चित्रण कौशिकी वृत्ति का ही विषय है। यह भी मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। नर्म, नर्मसीफंच और
नर्मस्फुट, नर्म गर्भ। पहले नर्म में जो है उसको बताया गया है। हास्य मिश्रित, एक मिनट आप लोग थोड़ा रहिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसको समझने में ज्यादा सहज होगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? स्क्रीन में जो दिख रहा है उसे एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक से देख लीजिए, फिर बताते हैं। जो नर्म है उसी की वृत्ति के अंदर क्या बोला जा रहा है? हास्य मिश्रित विलास या परिहास को नर्म कहा जाता है। इस प्रकार हास्य परिहास को कई अन्य रूपों में भी व्यक्त किया गया है। कभी हास्य श्रृंगारिक क्रियाओं के साथ, कभी शुद्ध रूप में तथा कभी रसों के सम्मिश्रण से प्राप्त होता है। नर्म का जो भेद है उसके विभाजन किया गया। शुद्ध हास्य, श्रृंगारी हास्य और एक है भययुक्त हास्य। इसमें जो श्रृंगारी हास्य है उसे फिर तीनों भाग में बांटा गया है। स्वानुराग निवेदन, संभोगेच्छा प्रकाशन और मान, अभिमान। और भययुक्त हास्य है शुद्ध और एक है शांतरंग। इसको आप लोग समझ याद रखिए इसी क्रम से। फिर बाकी जो दो है, नायक और नायिका द्वारा परस्पर एक दूसरे के प्रति
सबसे पहले आकर्षित करने वाले श्रृंगारिक वचनों का प्रयोग किया जाता है तथा प्रथम बार की काम क्रीड़ा के सुख का पूर्ण आनंद प्राप्त करते हैं, किंतु रत्यादि क्रिया के समापन के पश्चात लौकिक अथवा अलौकिक के द्वारा हमें देख तो नहीं लिया गया, इस प्रकार के भयभीत होते हैं, उसे नर्मस्फिंच कहते हैं। फिर नर्मस्फोट, जहाँ नाटकीय कथा वस्तु में सात्विक भावों का आंशिक प्रभाव हो तथा अंतिम भयादि से हो, नायक के भावों में अल्प अल्प स्फूर्तता प्रतीत हो एवं पूर्ण रस की अभिव्यक्ति न की जा सके, वही नर्मस्फोट होता है। उदाहरण के लिए मालती माधव में मकरंद के द्वारा नायक माधव के अलसादी सात्विक भावलेश वर्णित करना तथा स्वयं का मालती के संदर्भित अनुराग को व्यक्त करना, ये सब चीजें उदाहरण दिया गया है। इसे एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो फिर आता है नर्मगन। नायक जहाँ पर अपने कार्यों को पूर्णता प्रदान करने के लिए बिना किसी सहायक को सूचित किए अति गोपनीय रूप में छिप छिप कर क्रियाकलापों में रत हो, वह नर्मगर्भ कहलाता है। कौशिकी वृत्ति के अंतर्गत यह स्थिति हास्ययुक्त अथवा हास्यहीन दोनों अवस्थाओं में हो सकती है। नायक अपनी ज्येष्ठा अथवा कनिष्ठा दोनों नायिकाओं को एक ही स्थल पर बैठे हुए देखता है तो वह दुष्ट नायक सर्वप्रथम अपनी ज्येष्ठा नायिकाओं की आंखें अपने हाथों से ढककर अपनी कनिष्ठा नायिका के कपोल पर चुंबन लेता है। ये सब बातें आप लोग पढ़ के भी जान सकते हैं, इसमें ज़्यादा समझाने की कुछ चीज़ें नहीं है। और जो सात्विकी वृत्ति है, संस्कृत नाटकों में जहाँ सत्व तत्व की बहुलता हो, किसी प्रकार की कथा वस्तु को सुखयुक्त न हो, सर्वांग हर्षादि परिवेश में अभिव्यंजित हो, पराक्रम स्नेह मधुरादि भावों की सर्वत्र अवस्था हो, अभिनय में वीर रस रौद्र अथवा अद्भुत रसों का प्राचुर्य तथा मुख्य रूप में श्रेष्ठ वाणी और शरीरगत हाव भाव से अभिनय की उत्तमता देखी जाती है, वहाँ सात्विकी वृत्ति होती है। करुणा एवं श्रृंगार आदि भावों की अल्पता, पुरुष वर्ग की बहुलता सात्विकी वृत्ति में दृष्टिगत होती है। इस वृत्ति के मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। संलाप, उत्थापक, संघात्य और परिवर्तक। संलाप क्या है? यह सात्विकी वृत्ति का वह अंग है जहाँ कथा वस्तु में वर्णित दो परस्पर विरोधी पक्ष की साहसिक और अहंकारी वार्तालाप में नाना प्रकार के भावों से युक्त गंभीर उत्तर प्रत्युत्तर देखे जाते हैं। संलाप से कहते हैं, डायलॉग बोला जाता है। फिर उत्थापक, नाटकीय दृश्यों में जहाँ एक पात्र क्रोधित होकर प्रतिपक्षी पात्र को युद्धार्थ आंदोलित किए जाने वाले वाक्यों को कहते हैं तथा प्रतिपक्ष का पात्र युद्ध अथवा संघर्ष के लिए खड़ा होकर उसका युद्धामंत्रण स्वीकार करने की उद्यत से उत्थापक कहते हैं। संघात्य, सात्विकी वृत्ति के संघात्य प्रकार में मंत्रणा के प्रयोग द्वारा, देवताओं की आवाहन द्वारा अथवा धन आदि मूल्य चुकाकर अथवा षड्यंत्र पूर्वक प्रतिपक्ष में फूट डालकर विजय की ओर बढ़ना, सो संघात कहते हैं। फिर परिवर्तक, कथा वस्तु में जब कोई पात्र चुनौतीपूर्ण किसी कार्य में पहले तो प्रवृत्त होता है, किंतु कुछ समय पश्चात उसका वहीं पर त्याग कर किसी अन्य अप्रधान कार्य में प्रवृत्त हो जाता है, उसको परिवर्तक कहते हैं। फिर आरभटी वृत्ति, जिस वृत्ति के अंतर्गत छल कपट अहंकार कुटिलता असत्य भाषण मदोद्भ्रांत गहन षड्यंत्र मायाजाल आदि प्रचुरता नाटक कथा में देखी जाती है, वह आरभटी वृत्ति है। उसके भी 4 प्रकार होते हैं: संक्षिप्तिका, संफेट, वास्तुस्थापन, अवपात। जहाँ शिल्प निर्मित वस्तुओं का प्रयोग बहुलता से हो तथा नाटकीय कथा वस्तु का संक्षेपण हो तो उसको संक्षिप्तिका कहते हैं।
संपेट में कथा वस्तु में जहाँ दो पात्र क्रोधोवश में परस्पर युद्ध करने के लिए ध्येय से उत्तेजित होकर आक्षेप लगाते हुए प्रहार करते हैं। वस्तुत्थापन लगभग सभी रसों का अंतर्भाव देखा जाता है। इसमें पराश्रय का अभिनय एवं भययुक्त वातावरण का समन्वय होता है। फिर आता है अवपातन। नाटकीय रंगमंचों में पात्रों का अत्यंत भययुक्त वातावरण, प्रसन्नता, अतिशीघ्रता में से रंगमंच में आने तथा जाने का भाग दौड़ इत्यादि जो दृश्य होता है वो अवपातन कहलाता है। फिर आता है भारतीय वृत्ति। नाट्य जगत में जिस वृत्ति के द्वारा वाणी की प्राधान्यता प्रदान की गई है वह भारतीय वृत्ति कहलाती है। यह शब्द वृत्ति भी कहलाती है तथा इसका प्रयोग नाटक के अभिमंचन में पुरुष पात्रों द्वारा किया जाता है। यह वृत्ति रसादि में प्राप्त होती है। कहीं कहीं हास परिहास भारतीय वृत्ति होती है। इसको भी चार भाग में विभक्त किया गया है: प्ररोचना, आमुख, वीथी और प्रहसन। देख लीजिए, प्ररोचना नाट्य भेद में जो प्रशंसा के लिए कहा जाता है, जिसमें प्रशंसा युक्त शब्दों का नाट्य प्रेक्षक को देखने के लिए आमंत्रित दिया जाता है, वो प्ररोचना है। और जिसमें कथा वस्तु का सम्यक उपस्थापन सूत्रधार द्वारा किया जाता है, वीथी तथा प्रहसन नाट्य भेद में, अतः इनका वर्णन आगे किया जाएगा। ये सारी चीजें कल फिर नाटक के आवश्यक जो अंग है उसे कहा जाता है। इसमें जो आपकी सूची पत्र दिया गया है उसको एक बार आप लोग हर जगह पर याद रख लेंगे ना, तो इसका जो सारणी वगैरह बनाना चाहते हैं तो तुरंत बन जाएगा। 5 अर्थ प्रकृतियां होता है। बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य से हम देख चुके हैं। फिर कार्य आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियतार्थ, फलागम, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, मनुष्य, निर्वहन, अर्थ स्कंभक, प्रवेशक, चुलिका, काश्य, अंकावतार। फिर नायक जो है वो धीर प्रशांत, धीर ललित, धीर उदात्त, धीर उदात्त। नायिका स्वीया, परिज्ञा, साधन। ये सारी चीजें एक साथ ही। और फिर आता है नेक्स्ट, इसको भी आप देख सकते हैं। नायिका की जो भेद है मूर्धा, मध्या, प्रगल्भ। इसका फिर धीरा, अधीरा, धीरा धीरा, ज्येष्ठा कनिष्ठा, ज्येष्ठा कनिष्ठा से ये दोनों का भेद किया गया। जब आप प्रश्न का इसको भी आप देख सकते हैं। आचार्य उपरोक्त सामान्य से निम्नमस्तभित आरंभ, बीज, मुख संधि, प्रयत्न बिंदु, प्रतिमुख, प्रत्याशा, पताका, गर्भ संधि, नियतार्थी, प्रकरी, विसर्ग संधि, फलागम कार्य, निर्वाण संधि। इसको आप देख सकते हैं, बनाया गया है। ठीक, तो देखिए नाटक प्रकरण, भाण, प्रहसन, टीम इत्यादि का है।
नाटक किसे कहते हैं, प्रकरण किसे कहते हैं, इसका भी विशेष विवरण आपके इस यूनिट में दिया गया है। इसमें भी वही लक्षण है और उदाहरण आपको देखना है। साहित्य दर्पण का ही इसमें ज्यादातर दिया गया है। देखिए ये 10 रुपये का दिया गया है यहाँ पर, और उसके पुष्टि करने के लिए साहित्य दर्पण का जो हम पिछले सेमेस्टर में पिछले साल पढ़ चुके हैं ये विशेष है, तो इसमें नया और कुछ है नहीं। आप 10 रुपये के आधार के तौर पर यहाँ लिखना है और साहित्य दर्पण से भी कोट कर सकते हैं। नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात् पंचसन्धि समन्वितम, ये सब है। और चित्र वगैरह भी देख सकते हैं, इस तरह समझाया गया है, बहुत सरल रीति से यह समझाया गया है। जबकि आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी आप लोगों को समझने में, या तो कहीं परेशानी नहीं होगी। किसी प्रसंग को अत्यधिक बृहत रूप में प्रस्तुत करना, चुंबन करना, शयनादि लज्जायुक्त वचन बोलना, प्रतिक्रिया संबंधित दृश्य, दांत काटना इत्यादि आदि कार्य मंच में दिखाने जाने वर्जित किए गए, जो कि आजकल फिल्मों में सब होता है। ये सारे सीन वगैरह चित्रण नहीं किया है, दृश्य नहीं होना चाहिए। उपरोक्त समस्त निषिद्ध तथ्य प्राचीन नाटककारों द्वारा वर्जित थे, इसीलिए संस्कृत नाटकों में उक्त निषिद्ध तथ्यों का मंचन भी प्राप्त नहीं होता है। आचार्यों की मान्यता थी कि प्राचीन काल में इस प्रकार के नाटकों को मंचन से दर्शकों में दुख एवं क्षोभ की भावना फैलती है। पाश्चात्य संस्कृति युक्त चलचित्रों ने नाटक मंचन के सभी निषिद्ध तथ्यों को अपनाकर महत्वपूर्ण करणीय नियमों का विस्मृत कर दिया तथा समस्त निषिद्ध एवं गरिमा विहीन दृश्यों को चलचित्रों में भरमार देखी जाती है। यही वर्तमान में युवक युवतियों चारित्रिक पतन का कारण है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये सच। कल्पना शक्ति की जो या न्यूनता होती है, जब हम एक चीज को जैसे देखने से, आप कभी एक काम कीजिएगा, किसी फिल्म को आप टीवी में देखें और किसी भी एक गल्प या कथा को रेडियो में सुनना, तो आपको पता चलेगा रेडियो में आप कभी कहानी को सुन रहे हैं, या आजकल पॉकेट एफएम भी आते हैं, पॉकेट एफएम में भी आप सुनिएगा तो आपको दिखेगा, आपके मानस चक्षु जो है, मानस चक्षु में दृश्य आपको अभिभाषित हो, उससे क्या होता है, कल्पना शक्ति हमारी बढ़ती है। तो नाटक में भी ऐसी है, ये सारे दृश्य तो दिखाए नहीं जाते, तो इसमें हमारी अंदर जो भावना रहती है वो भावना परिस्फुट तो नहीं हो पाती है, नहीं होती। दृश्य को सामने देखने पर खराब प्रभाव पड़ता है, तो चिंतन को हमारी अलग दिशा देता है, और सामने न होने पर हमारी जो परिकल्पना है वो हमारी शुद्धता की तरफ जाता है। तो क्या हो सकता है, तो अपनी जो कल्पना शक्ति है उसी के आधार पर कोई कल्पना करेगा। तो ये सारे चीजें आजकल बहुत हो गया है। प्रकरण में भी वैसा लक्षण दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, ये आप पढ़ के समझ सकते हैं। और कुछ इसमें बस हो गया।
नाट्य भेद और उसके जो लक्षण है उसको भी दिया गया है इसमें, और विस्तृत आकार से दिया गया है। बोल के कितना अभिनय करना है, अंगिका अभिनय क्या है। अंगिका अभिनय अंग, सिर, हाथ, वक्ष, बाहु, कटी, पाद, उपांग, नयन, भ्रू, नासिका, अधर, ओष्ठ, कपोल एवं चिबुक, ये सारे चीजें हैं। तो इसके आधार पर हम क्या व्यक्त करते हैं और कुछ स्पष्ट शब्द व्यवहार करके वाचिका अभिनय में क्या होता है, तो ये सारे चीजें हैं। सात्विका अभिनय भी है, इसको आप एक एक बार देख लीजिए, इसमें समझना नहीं क्या ऐसा कुछ है नहीं, एक एक बार आप लोग शुरुआत से पढ़ लें तो ज्यादातर विषय ज्ञात ही है, अज्ञात वस्तु ऐसा कुछ नहीं है। आकृति निर्मित रचना को पुस्तक कहते हैं। दो को जोड़कर बनाई गई आकृति संधिम होती है, सिलाई करके निर्मित आकृति व्यंजन होती है। जो हम नाटक में लेकर जाएंगे ये वस्तु वगैरह, उसकी कैसी रहेगी, तो अलंकार वगैरह। थिएटर में आप कभी किसी थिएटर में जाइए, संस्कृत ड्रामा देखिए, उसमें यूट्यूब में भी आजकल अवेलेबल है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के जो नाट्य रूपक महोत्सव होते हैं उसमें संस्कृत नाटक का परिवेशन होता है, उसका तो ये होता है, रिकॉर्डिंग भी रहता है, उसको यूट्यूब में डाला गया है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के यूट्यूब में जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। यूट्यूब जो है वो CSU दिल्ली में रहता है, दिल्ली वाला जो वेबसाइट है उसमें आप देख सकते हैं। फिर और जो विषय है इसमें और आलोचना और गहन विषय ऐसा नहीं है जिसको हम पढ़ के समझ ना पाए, ऐसा विषय और इसमें इस यूनिट में नहीं है। तो आप लोग यहाँ में पढ़कर भी आप लोग समझ सकते हैं, सरल ही है। और आगे तो और नहीं है शायद। उसके बाद आता है आप लोगों का संस्कृत काव्य शास्त्र का। शास्त्र का जब शब्द आ जाता है यहाँ जरूर ही समझने की चीज है। आचार्य भाग है। एक काम करिएगा, एक ये जो है पिछले जो दिया गया है और ये अभी जो यूनिट हम खोले हैं काव्य शास्त्र का सर्वेक्षण, ये आप लोगों का ज्यादातर विषय ज्ञात विषय ही है, अज्ञात विषय तो है नहीं। संस्कृत साहित्य इतिहास में आप लोग जो पढ़े हैं उसका ही है। हम कुछ प्रश्न प्रस्तुत करके आएंगे और प्रश्न दिखाएंगे तो उसका आप लोग उत्तर कहिएगा, यही हिसाब से रहिएगा तो आलोचना ठीक रहेगी। लेकिन आपकी स्टडी मटेरियल से ही प्रश्न रहेंगे और उस प्रश्न के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे।
शॉर्ट क्वेश्चन की तरह रहेगी। भारत में यूनिवर्सिटी संस्कृत का से पाठ्य होंगे, इसमें पाठांतर, इसमें विभिन्न संस्था प्रकाशित संस्थाओं की संस्था अध्याय में भी भेद है। मनमोहन घोष ने अपनी विस्तृत भूमिका सहित संपूर्ण नाट्यशास्त्र का अंग्रेजी अनुवाद रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में 1950 ईस्वी में प्रकाशित करा है। तो मान लीजिए सब क्वेश्चन यहाँ पर होगा, तो अंग्रेजी अनुवाद राममोहन घोष ने कहाँ से करवाया व कब करवाया? तो आप लोग एक बार उसको पढ़ के आ जाइएगा। कल तो नहीं, कल से तो क्लास नहीं होगा, तो 13 तारीख को होगा। कल सैटरडे है, सैटरडे को क्लास नहीं है, संडे को नहीं है, मंडे को छुट्टी है, मंडे नहीं होगा, ट्यूसडे को होगा। तो आप लोग 3 दिन समय पा रहे हैं, तो एक बार आप लोग अध्ययन करके आइए, तो इसको विवेचन किया जा सकता है। इसमें समय ज़्यादा नहीं है, कुछ विषय ही है, 2 यूनिट जिसको हम समझाएंगे। बाकी सब आलोचना कितना आप जानते हैं नहीं जानते हैं उस पर थोड़ा इधर उधर की जिससे हम इसको प्रश्न के तौर पर प्रस्तुत करके लाएंगे, आप लोग उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, आपकी अनुमति हो तो इस तरह का हम आलोचना कर सकते हैं मंगलवार अंतिम क्लास को। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। तो ऐसे ही करेंगे मंगलवार को जो है। जी सर। तो किसकी कितनी याद है कि याद नहीं कर रहे हैं? देखिए 10 कुमार सर चलिए। पूरा पूरा MSK 7 पूछेंगे क्या, या फिर का लास्ट का चैप्टर में? ज्यादातर यह यूनिट पूछेंगे, कुछ MSK 7 का पूरा भी कुछ कुछ लेंगे, क्योंकि कहाँ तक आप लोग पढ़े हैं समझे हैं ये भी तो जानना। ये भी एक बार प्रकाश डाल दें तो अच्छा रहेगा। ज्यादातर इस यूनिट से 22 से जो आगे है वहीं से देख लेंगे। इस भाग को देखना है, 22, 23, 24, 25, 26 सब हम पढ़ चुके हैं। ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धनाचार्य को पढ़ चुके हैं, तो उसमें भी प्रश्न हो सकता है। महेंद्र अभिनव गुप्त, इसके बारे में हम लोग ग्रंथ में पढ़ चुके हैं पूर्णतः। तो थोड़ा इधर देख लेंगे, थोड़ा इधर उधर क्या है क्या नहीं प्रस्तुत करके लाए। थोड़ा पढ़, आप लोग पढ़ के आएंगे तब जाकर डिस्कशन हो सकता है। आप लोग सिर्फ सुनेंगे तो कैसा डिस्कशन? ठीक है, तो आपको 3 दिन का समय मिल रहा है, आप उस 3 दिन में तैयारी कर लीजिए थोड़ा। ठीक है, जी सर। बाकी सब उपस्थित हैं या कहीं चले गए हैं? नताशा जी, शुभश्री, ठीक है जी तो सर, नमस्ते। मैं हूँ। न, हाँ नमस्ते। तो मंगलवार को जो हम क्लास लेंगे उसमें प्रश्नोत्तर के हिसाब से कुछ तैयारी करके आएंगे। आप, मैं प्रश्न प्रस्तुत करके लाऊंगा, आप लोग उसमें भाग लेंगे। जी सर। तो आप पढ़ के आएंगे, उपस्थित रहेंगे क्लास में मंगलवार को। हाँ हाँ जी सर, मैं आप उपस्थित रहूंगी। ठीक, और तो उसी हिसाब से हम देखें, क्योंकि इस विषय को बिना पढ़े सिर्फ बोलता जाऊं और कोई कुछ समझा है कि नहीं, आप कितने पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। तो अभी 3 दिन समय मिल रहा है, आप लोग थोड़ा तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो
कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का प्रश्न संदेह है तो। सर एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। सर आपने जो कहा नायिका की सहायिका है, तो हाँ, उसमें दूती, दासी, सखी ये सब बोले, पर अभिसारिका के बारे में नहीं बोला। अभिसारिका कौन है? वो अभिसारिका का मतलब क्या है सर? उसमें स्टडी मटेरियल में आपका क्या है? सर यहाँ पर अभिसारिका की बात नहीं लिखी गई है। लेकिन लिस्ट में नाम दिया गया है। यही ना? नहीं सर। अभिसारिका सेविका की तरह है। जी सर, सेविका। हाँ, सेविका है ना। सर वो अभिसारिका केवल राजघराने में ही काम करती है क्या? वो आम लोगों के काम नहीं करती? नहीं नहीं, सेविका पहले जो आजकल की दुनिया में हम जिसको सेविका जैसे समझ रही हैं, पहले के जमाने में वैसा सेविका कौन रखते थे? सेवक या सेविका किनकी जरूरत होती? आम आदमी तो कोई रखता नहीं था। आजकल हम बर्तन मांजने के लिए हर कोई रखता है, झाड़ू पोछा लगाने के लिए हर कोई आम आदमी भी रखता है। लेकिन पहले यह स्थिति नहीं थी। नाटक की जो परंपरा जहाँ है, यहाँ राजघराने की ज्यादातर बातें होती थी। आम आदमियों की वहाँ नाटक नहीं होती। आम आदमी सर खुद वैसा रहता है। हाँ बोलिए। सर जैसे कि जमींदार घर में बड़े घर लोग होते हैं, तो वो हाँ अभिसारिका नहीं हाँ रख सकते? हाँ, वहाँ सेविका अभिषेकिया रह सकती है ना। सर अभिसारिका जो होती है वो मतलब नायिका की दोस्त होगी। हाँ, नायिका के पास ही रहेगी ना वो। अच्छा सर। ये सब नायिका की सहयोगी हैं। ये नायक के पास नहीं रहेंगे। जितने स्त्री चरित्र हैं ये सब नायिका के पास रहेंगे, संबंधित ज्यादातर रहेंगे। जब नायिका किसी कारण या कुछ संदेश भेजना है तो उन्हीं जितने सहयोगी हैं उस सहयोगी को माध्यम बनाकर वो कुछ संदेश नायक के प्रति भेज सकता है, भेज सकती है नायिका। और जब नायक की जितने सहयोगी हैं, विदूषक वगैरह जो है, उनको व्यवहार करके वो नायिका के प्रति किसी तरह का संदेश भेज सकता है, या तो उनसे उपाय ले सकता है, मांग सकता है कि जो उसका अत्यंत घनिष्ठ होगा, विदूषक ज्यादातर उनसे सलाह लेता है कि अभी क्या कर, कि अभी तो हमारी नायिका जो है, हम नायिका को बहुत याद कर रहे हैं, अब मिलन नहीं हो पा रही है। ये सारी बातें वो अपनी सहयोगी से बात करता है, ना कि सेनापति मंत्री के साथ नहीं करता है, अमात्य के साथ ये बात नहीं करता है। जी सर, मतलब ये अभिसारिका द्वितीय की कैटेगरी में आएगी? हाँ, दूती की कैटेगरी में नहीं आएंगी वो। उन अभी दूती है, चेटी है, कंचुकी है, बहुत सारे हैं ना। फिर सखी है, सब नारी ही हैं। तो उनकी जो सखी जो है, सखी और सेविका या तो दूती, इनमें तो अंतर तो है ना। जी सर। तो उसी नायिका इन्हीं में से किसी को अपने किसी भी काम में लगा सकती है। अपनी अभिष्ट कौन कर सकता है, कर सकती है, उसी के आधार पर वो विवेचना करेगी। सखी जो है, सखी के साथ मन की व्यथा को बोल सकती है, दूती को नहीं या सेविका को तो नहीं बोल सकती। जी सर। हाँ, वही बात है। तो सहयोगी, नायिका के पास जो लोग सहयोगी हैं, कौन क्या काम करेगा, उसी के आधार पर उनके सहयोगी
यहाँ प्रस्तुत किया गया है। जी सर। ठीक है, और कुछ? नहीं सर। तो ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इतनी मूल्यवान समय हमें दिया है। और आगामी जो क्लास है इसके लिए आप लोग प्रस्तुत हो। थोड़ा हम प्रश्नों की तैयारी के साथ आएंगे, और आप लोग उत्तर की तैयारी के साथ आइए। यही आकांक्षा और कामना के साथ आज की इस क्लास को हम यही विराम देते हैं। जय जगन्नाथ।